सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस पाठ को समझ रहे हैं और हमने ये समझा भी और पिछले वर्कशीट में हमने ये जाना था कि किस तरह से गांधी जी 1915 में जब आए और उसके बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। अब आगे असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी अब एक और आंदोलन करना चाहते थे क्योंकि उस आंदोलन में हिंसा ही हिंसा फैल गई थी और अब जो आंदोलन था वो एक और बड़ा व्यापक आंदोलन था जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे और इनके जैसे चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, उनकी यही दलील थी कि हमें भी यानी कांग्रेस को भी जो परिषद चुनाव ब्रिटिश गवर्नमेंट कराती है उसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो भी इन परिषदों के माध्यम से जब उनके पास पावर आ जाए तो सरकारी नीतियों को, उनके फैसलों को प्रभावित करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यानी कांग्रेस के बाद अब एक और पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भी इसी दशक में बने थे। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और देखिए अब कांग्रेस ने ठान लिया था कि उन्हें पूर्ण स्वराज लेके रहना है। और ये कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आपको बताऊं इसी कारण से ये 26 जनवरी की जो डेट है वो हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत से सभी को जोड़ दिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना, एक तो नमक पर टैक्स था और नमक पर टैक्स वसूलना बहुत पाप है क्योंकि नमक सभी के भोजन का अभिन्न हिस्सा होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी लोग अपने भोजन में नमक खाते हैं। और अगर सरकार इस पर टैक्स वसूलती है तो ये बहुत महंगा हो गया था और इससे क्या हो रहा था, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए गांधी जी ने इसको ही चुना और इसके सहारे या इसके बहाने समझ लीजिए लोगों में एकता की भावना पैदा हुई और इस मुद्दे से देश के सभी लोग आपस में जुड़ गए, उनमें एकता की भावना पैदा हुई। फिर हुआ दांडी मार्च। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र भी प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। यानी सरकार, ये तो बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन था, सत्याग्रह था, लेकिन सरकार ने फिर से वही रवैया अपनाया और बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन को भी कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया।
सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। देखा आपने किस तरह कांग्रेस की जीत हुई। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो देखा आपने किस तरह से दांडी मार्च और नमक कानून ने एक नया और बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया और इससे देश के लोगों में एक एकता की भावना पनप गई और फिर तो वो पूर्ण स्वतंत्रता लेने के लिए एक तरह से बिल्कुल ही दृढ़ संकल्प हो गए। तो इस तरह से ये दांडी मार्च और नमक कानून ने असविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे। देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में इसलिए भाग लेना चाहते थे क्योंकि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। यानी जब आपके पास पावर आ जाएगी, आप सरकार का हिस्सा बन जाओगे, तो सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर पाओगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पारित किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना। क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत से सभी को जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो मतभेद पैदा ही नहीं होने दिया, इसलिए उन्होंने नमक को चुना। फिर आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, भारत के इतिहास में महात्मा गांधी की एक यात्रा ने बदलाव की ऐसी बयार चलाई, यानी ऐसी एक हवा चलाई कि उसने पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्ष का व्यापक आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने इस यात्रा से बता दिया कि किस प्रकार किसी को झुकने या मजबूर करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। तो अब आपको समझ में आया। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और यदि आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।